संघर्ष से भरी हर किसी की जीवन होती है, लेकिन जो संघर्षों से जीत जाए, वही अपनी जिंदगी का असली हीरो होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। हर बार की तरह आज भी मैं एक ऐसे प्रेरणा स्रोत को लेकर आई हूँ, जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर, जिनकी जीवनी को सुनकर आप सभी को ऊर्जा मिलेगी और साहित्य के क्षेत्र में कैसे अपनी अहम भूमिका निभानी है, इसकी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए महाराष्ट्र से मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय चंद्रमोहन नीले सर का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। हमारे सर पे कृपा से माँ सरस्वती की, हमारे सर पे कृपा से माँ सरस्वती की मन की गंगा से कुछ शब्द आ रहे हैं। भावनाओं की जमुना से वो मिलके कुछ मधुर गीतों का संगम बना रहे हैं। धन्यवाद। ये मेरी नई पुस्तक जो मैं छपवाने जा रहा हूँ, गीतों का संगम, उसमें से 4 पंक्तियां थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और अब मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, जैसा आप चाहें। तो मेरा नाम चंद्रमोहन नीले है, जो बचपन से मुझे नाम मिला था, और मेरा जन्म पंजाब प्रांत के फगवाड़ा शहर में हुआ। श्री श्यामलाल नीले जी मेरे पिता और रतन देवी माता जी थी। 7 बड़े भाई बहनों में मैं सबसे छोटा था, और वहीं मेरी शिक्षा हुई। ग्रेजुएशन के बाद मेरी जन्मस्थली से कर्मस्थली मुंबई में आना मेरा हुआ, जहाँ मेरे बड़े भाई साहब श्री चमन नीले जी फिल्म निर्देशक थे। उनके साथ जुड़ने के बाद मेरे सपनों को नई दिशा और नई सोच मिल गई। फिल्म इंडस्ट्री में मैं बतौर असिस्टेंट रहते हुए बहुत से काम किए, एक्टिंग भी किया, लेखन में भी जुड़ा रहा, और इस तरह ज़िंदगी गुजर दी गई। लेकिन जब कोविड का समय आया, तो उसके बाद उन दिनों में मुझे अपने आप से रूबरू होने का मौका मिला, और जो कुछ मैंने अपने अनुभव लिखे हुए थे, उनको मैंने गीतों का रूप देना शुरू किया, और बहुत सारी पुस्तकें धीरे-धीरे छपवाना शुरू की। तकरीबन 12 किताबें मेरी छपी हैं गीतों की, जिनके शीर्षक हैं। पहली मेरी किताब थी गीतों का उपहार, जो मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी, बहुत पहले, जब वो 1 साल की थी। मैं बॉम्बे में था, वो पंजाब में थी। तो उस वक़्त जो मैंने उसको लिखा था, गीतों को उपहार, आज तुम्हारे जन्मदिवस पर गीतों का उपहार तुम्हें दूँ, शब्दों के कुछ मोती चुनकर जीवन का उपहार तुम्हें दूँ। वो कविता मैंने लिखी थी, और उसके ऊपर पहली किताब मैंने छपवाई अपनी, गीतों का उपहार। उसके बाद गीतों का गुलदस्ता, गीतों का गुलशन, गीतों की माला, गीत मिलन के, गीतों का सागर, गीत ज़िंदगी के, गीतों की गंगा, प्रीत के गीत, ढाई अक्षर प्रेम का। ये सब पुरानी यादें, नए गीत, ये सब, और भावनाएँ, ये सब मेरी एकल पुस्तकें थी। ढाई अक्षर प्रेम का, और कुछ साझा संकलन जिसमें प्रेमलता, मन और मैं, नवोदय पब्लिकेशंस की पुस्तकें, और नेवर एंडिंग लव, ये सब पुस्तकें मेरी छपी हैं। और बस इस तरह मेरा सफ़र, साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ। कॉलेज से ही मैं लिखना, कॉलेज के मैगज़ीन में कुछ टूटी-फूटी कविताएँ जैसे होती हैं पहले, तो लिखी थी, वो भी छपी थी, तो वहाँ से मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिला था। बस फिर कोविड के दिनों में तो जैसे बौछार आ गई गीतों की। समय ही समय था, 2 ढाई घंटे ना कुछ करना, ना कहीं जाना। बस लिखता गया, और गीत बनते गए, अनुभव संग्रह होता गया उनका। बस यही सफ़र है मेरा। तो आदरणीय, जब एक साहित्यकार या कवि लिखना शुरू करता है, तो उसकी कविताएं टूटी-फूटी ही होती है। लेकिन जब आपने उस कविता को लिखी, तो सबसे पहले किसके सामने आपने उसकी प्रस्तुति दी थी और उनका कैसा रिस्पॉन्स आया था? मेरे फैमिली मेंबर्स ही हैं, मेरे भतीजे, मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरी बेटी, उनको सुनाता था मैं।
तो वो उनको पसंद आता था, स्पेशली मेरी भतीजियों को, जो जिनके साथ मैं पला बड़ा था, वो मतलब जानती थी मेरे टेस्ट को और उनको सुनाता था, तो उन्होंने मेरा प्रोत्साहन किया कि अंकल आप अच्छा लिखते हो। तो बस मुझे प्रोत्साहन मिलता गया उनसे, फैमिली मेंबर से। मैं बढ़ता गया आगे धीरे-धीरे। जी, बिल्कुल आदरणीय। तो आदरणीय जी, आपने तो अपनी शुरुआत लेकिन उससे जी। पहले या वर्तमान समय में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरा प्रेरणा स्रोत है लाइफ़, ज़िंदगी जी, और फ़िल्मी दुनिया में से तो गुलज़ार साहब, साहिर साहब, गीतों के लिए उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। कभी उनसे गुरु गुलज़ार जी से एक फ़िल्म में काम करने का मौका भी मिला था। चाची 420 में मैं असिस्टेंट था, तो उसमें वो लिख रहे थे संवाद, तो भी उनसे मुलाकात हुई थी, तभी मैंने उनसे ज़िक्र भी किया था। और हुँ, अनूप जलोटा जी जो भजन सिंगर्स हैं, उनको भी मैंने अपने कुछ भजन सुनाए थे, तो उनको भी जी। पसंद आए थे, एक किताब भी उनको भेंट की थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ न कुछ हम लोग मेरे भजनों को वो लोग अपनी आवाज़ देंगे, बस ऐसे रहा। तो आदरणीय जी, आदरणीय आप जी, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, वर्तमान में कितने प्रतिशत युवा साहित्य में रुचि रखते हैं? बहुत कम, 20-25% मेरे हिसाब से, बहुत कम क्योंकि तो इत जिस हिसाब से ये मोबाइल और ये अदर सब मीडिया आ गए हैं, उन्होंने लिटरेचर को, साहित्य को एकदम नीचे डाल दिया है, छा गया है उनके ऊपर। और आज के समय में के लोगों के पास, बच्चों के पास टाइम भी नहीं है कि वो किताब खोल के पढ़ें। वो मोबाइल में देख लेते हैं, अपना कुछ भी देखना होता है तो मोबाइल में गूगल में टाइप करके देख लेते हैं। हर इन्फॉर्मेशन उनको मोबाइल पे मिल जाती है, जो भी देखना चाहे, पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, उनको मोबाइल पे मिल जाता है। तो किताब की तरफ उनके हाथ बढ़ते ही नहीं, ना उनका मन करता है उसमें उस तरफ जाने के लिए। तो आखिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य स्तंभ है, तो फिर साहित्य के लिए तो हमें कुछ कार्य करना चाहिए। जी, डेफ़िनेटली करना चाहिए। सरकार को कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए लेखकों को और उनको कुछ सब्सिडी वग़ैरह देके उनकी पुस्तकों को पब्लिसिटी करनी चाहिए और ताकि बच्चों को वो मिल सकें किताबें वो सस्ते दामों पे। प्रिंटिंग इतनी कॉस्टली है, 300, 250, 300, 400 से कम किताब नहीं पड़ती है जब पब्लिश करवाते हैं तो। तो कोई भी आज के ज़माने में उतना पैसा किताबों पे खर्च करना नहीं चाहेगा। अगर कुछ उसके लिए प्रोत्साहन हो, सब्सिडी मिले ताकि पुस्तकें सस्ते में प्राप्त हो सकें, तो आई थिंक उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आदरणीय कई सारे सरकारी पुस्तकालय भी तो हैं, वहाँ पे भी तो युवा जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं उपस्थिति काफ़ी कम है और सरकार की अगर पहल की बात की जाए तो सरकार भी सालाना पुस्तकों को आमंत्रित करते हैं और उन जिन भी पुस्तक को वो चयन करते हैं, उन्हें नगद राशि और विभिन्न चीज़ दे के उन्हें सम्मानित भी करते हैं। तो वो भी तो एक प्रोत्साहन ही करने का काम कर रहे हैं। फिर भी युवा इतने कम हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आज का दौर ही है, जो बहुत जी। तेज़ ज़िंदगी की रफ़्तार हो गई है। कोई भी किसी के पास भी समय नहीं है, बैठ के पढ़ने का या सुनने का। लेकिन फिर भी मोबाइल पे भी कुछ कार्यक्रम होते हैं तो बच्चे सुनते हैं। तो मेन हुँ, वही है कि इसको पब्लिसिटी होनी चाहिए इसको, अपने पुस्तकों की इसकी लोगों की तक पहुँचना चाहिए, उनका मैसेज कि भैया ये पुस्तक अच्छी है, उसको प्रोत्साहन पढ़ने के लिए देना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है पब्लिसिटी का ही है जो जिसकी वजह से लोगों तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। तो पता नहीं चलता लोगों को। अभी मेरे जो भी किताबें हैं, मैं जितने आस-पास दोस्त मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको मैं पहुँचाता हूँ अपना मैसेज, पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं। लेकिन
वो भी अपना कुछ ज़्यादा प्रोत्साहन इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं उसको खरीदने के लिए। तो मैं खुद अपनी पुस्तकें उन तक प्रिंट करवा के या एक्स्ट्रा कॉपीज करवा के उनको वितरित करता हूँ ताकि उनका इंटरेस्ट जागे और वो इसकी तरफ आकर्षित हों और पढ़ें इसको। 8-10 लोग उससे प्रोत्साहित भी हुए हैं, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और कहा कि अच्छी हैं किताबें आपकी लिखी, लेकिन वो कोई भी इसको खरीद के पढ़ना नहीं चाहता। हालाँकि ये सब पुस्तकें अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, ई-प्रिंटिंग ई-बुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आता है। बिल्कुल। जी। तो आदरणीय, हमारे पब्लिकेशन के माध्यम से एनालाइज किया गया है वर्तमान के युवा को, क्योंकि कहा जाता है युवा ही हमारे आने वाले भविष्य हैं। तो कई सारे युवा साहित्य में रुचि रखते हैं, लेकिन उनके गार्जियन उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण वो साहित्य छोड़ देते हैं। पहली वजह ये पाई गई है। दूसरी वजह जी। कि सोशल मीडिया आज के समय में आ चुका है और सभी लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं 24/7, जिसके कारण पुस्तकें छूट रही हैं। और तीसरी कारण ये भी पाई गई है कि अभी वर्तमान समय में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अपनी प्रतिभा को छोड़ चुके हैं और शायद खासकर साहित्य को तो बिल्कुल भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि साहित्य में कोई स्कोप नहीं है, पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ समय बर्बाद है। तो इन तीनों विषयों को ध्यान में एकत्रित करते हुए आप अपना जवाब दीजिए। सॉरी, एक बार फिर से दोहराएँगे प्लीज़? मैं कहीं ख़्यालों में कहीं खो गया था, मैं ठीक से सुन नहीं पाया आपकी बात। प्लीज़ ज़रा थोड़ा क्वेश्चन दोहराएँगे? अ, जी, आदरणीय। जी, जो आपने अपने पब्लिकेशन की तरफ से एमएस केसरी पब्लिकेशन की तरफ से एनालाइज़ किया है इसके कारण, जो पहला कारण है कि आपने बताया कि गार्जियंस, पेरेंट्स बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, वो बिल्कुल आपने सही कहा। बच्चों किसी का कविता लिखने में या कुछ उसमें इंटरेस्ट होता है तो पेरेंट्स उसको प्रोत्साहित नहीं करते। उनको डांस में ज़्यादातर का आजकल डांस में ही जैसे वो प्रोत्साहित करते हैं। हर कोई बच्चे को और अपने माइकल जैक्सन बना हुआ देखना चाहते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा जो सोशल मीडिया आपने बताया, वो भी बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया इतना छाया हुआ है कि सुबह उठते ही यही पहले नज़र मोबाइल पे जाती है। रात को सोते-सोते भी हाथ में मोबाइल ही होता है। तो उसकी वजह से भी किताबों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता बच्चों का या युवाओं का। वो उसके लिए कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए? कैसे इस मोबाइल नामी पिन पिशाच से पीछा छुड़ाया जाए, जो ताकि साहित्य की तरफ बच्चों का झुकाव हो। बिल्कुल। और तीसरा आपने जो कारण बताया वो कि सॉरी मैं कि सभी को भूल लगता गया। है जी। जी, बताइए एक बार जी, तीसरा कारण तीसरा बताइए ये है कि सभी को ये लगता है कि साहित्य सिर्फ़ समय बर्बाद हाँ, करने का एक जी, जी, ज़रिया जी। है। इसमें कोई हाँ, स्कोप वही नहीं है। जी, जी, सही बात आपने। सबको यही लगता है कि साहित्य में कुछ जो लेखक है या राइटर है वो हमेशा भूखे ही मरते हैं और ये उसके उदाहरण भी हैं। कविता मुंशी प्रेमचंद जी, बाद में उनका नाम हुआ लेकिन अपने समय में वो मुफ़्लिसी में गरीबी में ही रहे और भी बहुत से लेखक जब तक वो ज़िंदा थे उनको कुछ पैसों की तरफ से तंगी ही रही हमेशा उनको। जी, बहुत कम लेखक थे जिनको नाम मिला और पैसा मिला, बाकी सब तो मोस्टली गरीबी में ही जिए। यही कारण है बस अपना उसको आमदनी का पैसा कमाने का ज़रिया नहीं समझते। लेकिन जो समझते हैं कि इसकी वैल्यू को, साहित्य की वैल्यू को, गीतों की, कविताओं की, कहानियों की, जो हमारे में वो जोश भरते हैं, प्रेरणा देते हैं, वो तो इसके पीछे दीवाने होते हैं और उनकी दीवानगी को कोई नहीं रोक सकता। जिसके मन में ये आग जल जाती है, वो फिर खुद को जला लेता है, लेकिन इसका पीछा नहीं छोड़ता। और बिल्कुल।
मैं तो चाहता हूँ कि आदरणीय अभी तो जी बोलिए। तो अभी तो काफी सारे प्रश्न हैं आपके लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी एक बेहतरीन प्रस्तुति हमारे श्रोताओं के बीच रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रचना पेश करूंगा यादें, लेकिन उसके पीछे एक कहानी है। हर रचना, कविता, गीत, कहानी के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है। मेरी रचना यादें के पीछे एक बहुत ही भावनापूर्ण घटना जुड़ी है। ये घटना 8 अगस्त 1988 को घटी थी, यानी कि 8/8/88। इस दिन का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। आज भी 8 अगस्त 2025 है। संयोगवश यानी 37 साल बाद, आज 37 साल हो गए इस बात को। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो अचानक मेरे मस्तिष्क में एक वाक्य कौंधा, यादें जवान हैं। तो ऐसे ही उस ख्याल में डूबते डूबते ये बस गीत बन गया। 8 अगस्त 1988 को उस दिन मेरी पहली हवाई उड़ान थी। मैं रोज मूवीज के प्रोड्यूसर श्री रमेश बाल जी के साथ बेंगलुरु गया था फिल्म इंद्रजीत की शूटिंग के लिए, जिसमें अमिताभ बच्चन जी मुख्य कलाकार थे। और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर श्री के वी राजू से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद कई वर्षों तक उनके साथ एसोसिएट का काम किया। उनके साथ काम करने के मेरे अनुभव ने मुझे बहुत कुछ नया सिखाया, जिसकी मधुर यादें मेरे जीवन का अटूट हिस्सा बनी। प्रस्तुत है मेरी राजें रचना। एक उम्र हो गई बेशक, एक उम्र हो गई बेशक, अब तो मेरी यादों की। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। एक उम्र हो गई बेशक, अब तो मेरी यादों की। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। जिंदगी के इस सफर ने भटकाया है मुझे बहुत, बसाने को अपना एक घर मैंने बदले हैं कई मकान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। कुछ नहीं था पास मेरे, जब चला था मैं सफर पे, न जाने कब और कैसे बन गया इतना सामान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। कैसे कैसे रंग हैं दिखाए मुझे वक्त की गर्दिश में, गुजरा हूँ किन हालात से खुद सोच कर हूँ मैं हैरान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। तजर्बे से अपने कहता हूँ, तजर्बे से अपने कहता हूँ, अक्सर है यहाँ मैंने देखा, फीका पकवान है उनका, होती जिनकी ऊंची दुकान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, और यादें हैं अभी जवान। ना सीखी मैंने होशियारी, बिता दी ये उम्र या सारी, चालाक थी बहुत दुनिया, और मैं था बड़ा नादान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। मुश्किलों भरी डगर थी, मगर हिम्मत नहीं मैं हारा, बढ़ता रहा आगे ही आगे, रोक सके ना कदम तूफान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। मुसीबतों से जब टकराया, बिल्कुल भी नहीं घबराया, अधरों पे मेरे हर हाल में रही कायम सदा मुस्कान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी। कभी खोया नहीं मैंने होश, राज दिल में सदा जोश, देख कर मेरे इस जज्बे को लोग होते रहे हैं हैरान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। आसान नहीं थी इसकी राहें, इसमें दुख थे और थी आहें, नहीं मेहरबान थी किस्मत, लेती रही रोज नए इम्तिहान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। जिसने मंजिल पे पहुंचाया वो सफर बहुत ही हंसी था, मैंने जैसा भी जीवन जिया मुझे उस पर है अभिमान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। मुझे बहुत प्यार है उनसे जो भी लम्हे मैंने जिए हैं, मेरे दिल में सब वो बसे हैं बन के एक सुंदर मेहमान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान।
जीवन की राहों में चलते जो साथी मिले हैं मुझको, जिन्होंने मुझे सिखाया जीना, उनका मुझ पे बहुत एहसान। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। एक उम्र हो गई बेशक, अब तो मेरी यादों की। हो गया हूँ चाहे मैं बूढ़ा, पर यादें हैं अभी जवान। पर यादें हैं अभी जवान। धन्यवाद। क्या बात है आदरणीय, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही प्यारी रचना। और बिल्कुल मैं आप तमाम श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आदरणीय हमेशा एमएसपीएसटी पब्लिकेशन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में समीक्षा करते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक समीक्षा करते हैं और बहुत ही बेहतरीन विचार रखते हैं, जो आज आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आदरणीय हमारे पास एक प्रश्न आ रहा है कि आपने अभी तक 12 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। जी। तो आप ये बताएं कि एक लेखक को या एक कवि को जब वो एकल पुस्तक प्रकाशित करवाना चाहता है तो उसे किस किस बात का ध्यान देना चाहिए? देखिए, मेरे इस 12 पुस्तकों में मैंने अलग-अलग प्रकाशकों से संपर्क किया। बहुत मुझे बड़े अनुभव हुए 1-2 प्रकाशकों से। 1-1 साल तक उनका पता नहीं, ना वो फ़ोन उठाते थे, ना रिप्लाई देते थे मैसेज का। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे मेरा मन खट्टा हो गया। मुझे ऐसा लगा किसी पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। वो पैसे ले लेते थे और बाद में बोलते थे बस अभी हो रहा है, 1 महीने में हो जाएगा, फिर फ़ोन बंद कर देते थे। तो ऐसे करके पहले उसकी जो प्रकाशक की उसका बैकग्राउंड उसका वो सब देखना चाहिए कि कौन प्रकाशक है, क्या उनकी बैकग्राउंड है, कैसे वो पुस्तक पेश करेंगे, उसकी पेपर कैसा होगा, उसकी प्रिंटिंग कैसे होगी, उसकी प्रेज़ेंटेशन कैसी होगी। इन सब बातों का तहकीकात करके फिर ही एक प्रकाशक के साथ जुड़ना चाहिए उनको। और अगर वो उसके लिए ये तो रही और मार्केटिंग के लिए भी कुछ वो बोलते हैं फ्लिपकार्ट पे, इस पे, अमेज़न पे पब्लिसिटी करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। एक बार पुस्तक छप जाती है, उसके बाद कोई कुछ आगे मदद नहीं करता है। बस जहाँ की तहाँ अगर कोई मैंने ये मित्रों को बोल के पुस्तक मँगवाई तो 2-4 पुस्तकें ऐसे चली जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर कोई मदद नहीं मिलती है पुस्तक को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल आदरणीय, तो हमारा सवाल इसी पे आधारित है कि वर्तमान समय में बहुत सारे ऑनलाइन पठन और बहुत सारे पब्लिकेशन पब्लिश किए जा रहे हैं, यानी हर दिन स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन वो सभी मौसम की तरह होते हैं कि आज आते हैं और कल सभी साहित्यकारों को छल कर कल चले जाते हैं। जी। तो ऐसी संस्थाओं से कैसे साहित्यकार सतर्क हो, इसके बारे में बताएं। जी। वही पता करना चाहिए उनके देखना चाहिए उनका बैकग्राउंड, उनका सब जो भी ऑनलाइन उसके रिव्यूज़ आते हैं, उसके ऊपर देखना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं उसके बारे में और पहले तो उसकी सिर्फ़ फ़ोन नंबर ही होता है, उनका एड्रेस का आपको पता नहीं होता कहाँ पे हैं, क्या नहीं। दूर-दराज़ कहीं कोने में, बिलासपुर में, कहीं दूर कहीं नैनीताल में बैठे हैं, बस वो डाल देते हैं और अपना हम लोग ऐसा प्रोत्साहन देते हैं सस्ता-सा, ये भी अब इतने में आपकी पुस्तकें हो जाएँगी और वो फिर हो जाएगा और वो बाद में कुछ भी होता नहीं है। तो मुझे खुशी है कि मैं एमएसपीएस पब्लिकेशन से जुड़ा हूँ और आशा करता हूँ कि मैं अपनी नई पुस्तक जो है वो एमएसकेसी पब्लिकेशन के द्वारा ही प्रकाशित करूँगा। सर, उस पुस्तक के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं और जल्द आपकी पुस्तक प्रकाशित होगी, आप कार्य करते रहें। तो आदरणीय हमारा सवाल एक ये भी रहेगा कि अभी देखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिनको मंच नहीं मिलता है, तो वो मंच की लालसा में वो किसी भी संस्था से जुड़ जाते हैं और संस्थाओं द्वारा
वार्षिक सदस्यता शुल्क, मासिक सदस्यता शुल्क, ये वो करके उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और पैसे लेने के बाद अपना नंबर ब्लॉक कर देते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी समस्या साहित्यकारों के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि साहित्य माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, तभी संभव है। तो इसके बारे में आप बताएं। मैं खुद इस बात का शिकार हो चुका हूँ। जी, 2-4 तो बार फिर मुझे आदरणीय आप एक बार शिकार हो चुके हैं, तो फिर आपने उसके लिए क्या कार्य किया? कुछ नहीं, मैं बस लोगों को आगाह करता हूँ, जो मेरे 2 मित्र हैं, जो और साहित्य में आना चाहते हैं, जो लिख रहे हैं, उनको आगाह करता हूँ, भैया और कहीं भी जाना लेकिन इनके साथ मत जाना। इनका मौसमी बटेरे हैं, ये कब पता नहीं चलेगा कब गायब हो जाएँगे। बिल्कुल। तो आदरणीय अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप विभिन्न विषयों पे लिखते हैं, तो आपके जीवन काल में अभी तक सबसे मज़ेदार साहित्य का कोई कवि सम्मेलन या कोई ऐसी रचना जिसमें आप प्रस्तुति दे रहे हो और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया हो आपके श्रोता के पास से? जी, मैंने एक शायद आपके मन पे या कहीं और, मैंने एक बरसात का मौसम लिखा था, तो आया फिर बरसात का मौसम, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। काफ़ी पिछले साल शायद से मैं लिखा था वो। आया फिर बरसात का मौसम, रंग-बिरंगे जज़्बात का मौसम, तो उसमें काफ़ी कुछ कवर किया था मैंने। गरीबी, बाढ़ और प्रेम रस, कान्हा का रासलीला, सब कुछ उसमें जितने भी रस हैं कविता के, सब उसमें जोड़ने की कोशिश की थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उसमें। शायद वो यूट्यूब पे भी आया था, डाला था मैंने। तो वो आदरणीय मेरा कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है, तो उसे आगे बढ़ाने से ज़्यादा उसके आलोचक उसके साथ चलते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में आपके भी कभी कोई आलोचक मिले आपको? हाँ, ऐसा तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर घरवाले ही घरवाले ही होते हैं, जिनको वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बोलते हैं, हाँ, ठीक है, इसमें खामखा टाइम वेस्ट करते हो आप, इसमें कुछ तो होता तो है नहीं। इसमें तो यार दोस्त भी कोई जो मॉनेटरी माइंड के हैं, पूछते हैं, "कुछ मिलता है क्या इसको? कुछ पैसा-वैसा आता है क्या इसमें? क्या ऐसे ही खाली कलम घिसाते रहते हो?" मैंने बोला, "अ, ऐसा तो नहीं आता, अभी तो नहीं आता, शायद भविष्य में आएगा, लेकिन एक मन का सुकून मिलता है, जब मैं अपने विचारों को पेपर पे लिख लेता हूँ और पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, जब या किसी 2-4 दोस्तों से या किसी मंच से उसका प्रोत्साहन मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तो बस वही उसकी कमाई होती है, वही धन होता है, वही रुपया होता है, वही सोना होता है। तो बहुत ही खट्टे-मीठे अनुभवों को हमने सुना है, तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की। आप हमारे श्रोता के लिए क्या कहना चाहेंगे आदरणीय? मैं कहूँगा कि प्लीज़ कृपया करके साहित्य की तरफ ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए और जो भी बच्चों में, हर एक व्यक्ति के, हर प्राणी के अंदर कुछ न कुछ कहने की लालसा होती है, कुछ कहना चाहता है वो, उनको प्रोत्साहित कीजिए अपनी अ, बात कहने का, लिख के, कविता के ज़रिए, कहानी के ज़रिए, और ताकि वो अपने विचार साझा कर सकें और कुछ हो सके तो साहित्य में अपना योगदान दे के आगे बढ़ें, समाज की सेवा करें। हो सकता है कि किसी यही लिखते-लिखते कोई मुंशी प्रेमचंद बन जाए, कोई विलियम शेक्सपियर बन जाए, कोई विलियम वर्ड्सवर्थ बन जाए। बस शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत करनी देनी चाहिए और प्रोत्साहन होना चाहिए। उसमें मैंने एक बार लिखा था, प्रोत्साहन तो क्या, आश्वासन भी नहीं, जिज्ञासा के मेरी यूँ गला दबता गया, मृतक होती गई मेरी सब आकांक्षाएँ। तो जब किसी को प्रोत्साहन नहीं मिलता, तो उसका सब, जो उसका जोश होता है वो ठंडा हो जाता है और वो एक समय के साथ वो अपनी
जो भी है प्रतिभा है उसको दबा लेता है और बस रोटी कमाने के चक्कर में लग जाता है इंसान और भूल जाता है सब कुछ, अपनी कला, अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी। उसको मरने नहीं देना चाहिए कलाकार के अंदर के कलाकार को। उसको हमें सोसाइटी को, समाज को, दोस्तों को, माता-पिता को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो चलिए, जी, धन्यवाद। बहुत ही प्यारा संदेश आदरणीय ने दिया। उम्मीद है आप सभी को आज की इस इंटरव्यू का सत्र काफी पसंद आया होगा और चंद्रमोहन सर ने आपको बहुत सारी जानकारियां साझा की। उम्मीद है वो आपकी साहित्यिक यात्रा में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप सभी से हम लेते हैं यहीं पे अलविदा और मोहन सर आपका तहे दिल से करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुमूल्य समय इस मंच के साथ साझा किया। धन्यवाद मुस्कान जी, ये मेरा सौभाग्य था जो मैं आपके साथ जुड़ा। कब कैसे जुड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कब मैं जुड़ गया आपके साथ मुस्कान केसरी पब्लिकेशन के साथ, लेकिन अभी काफ़ी समय हो गया जुड़े हुए और धीरे-धीरे आपने मुझे इतना सम्मान भी दिया और समीक्षा करने के लिए बुलाते हैं। तो मैं अपने आप को काबिल तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ और जो उम्मीद करता हूँ कि जी ठीक है, तो आप सभी से लेते हैं यहीं पे पुनः अलविदा। फिर मिलेंगे अगले सत्र में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। धन्यवाद।